माता की जय। आप कह रहे होंगे कि मैं आज प्रारंभ में क्यों कर रहा हूं? बस भाव आ गया। इस संस्कृति को जब भी मैं देखता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, जब भी भारत माता को देखता हूं, भाव आ जाता है। हमारी संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। परंपराएं हमारे जीवन मूल्यों का एक आधार होती हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया से भिन्न और महान हैं। जब भी भारत माता को देखता हूं, भाव आ जाता है। हमारी संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। परंपराएं हमारे जीवन मूल्यों का एक आधार होती हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया से भिन्न और महान हैं। तो आज भी हम अपने जीवन मूल्यों के कारण ही वर्तमान युग में हमारी संस्कृति और सभ्यता स्वयं को जीवित रखे हुए निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। भारत में कई सारी संस्कृतियां और परंपराएं हैं जो सामान्यतः धर्म से जुड़ी हुई जान पड़ती हैं, किंतु प्रत्येक परंपरा के पीछे कोई ना कोई ठोस वैज्ञानिक कारण है। आज हम ऐसी ही कुछ रीति रिवाजों के बारे में जानेंगे जिनके आधारों के साथ कई वैज्ञानिक आधार जुड़े हुए हैं और जिसे आधुनिक विज्ञान भी सहर्ष स्वीकार करता है। आज कर्णवेधन मतलब कान छिदवाने की परंपरा का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये जानेंगे। सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में कर्णवेधन का महत्व क्या है और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कर्णवेधन से कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शास्त्रों के आधार पर सोने का सही तरीका क्या है और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सोने का तरीका और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है और वह क्या संबंध है। भारत जीना सिखाता है, इसीलिए मैं कहता हूं जीवन की आपकी जो परेशानी है उसका हल है। भारत को जान लो, अपने आप उस समस्या से बच जाओगे। जीवन की लगभग हर प्रकार की समस्या से आप बच जाओगे यदि आप भारत को जान लेते हो, यदि आप भारत की मान लेते हो। सनातन संस्कृति में जीवन के 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से एक है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार के वैज्ञानिक अर्थ पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम कर्णभेदन का शास्त्रीय महत्व क्या है ये जानें, क्योंकि हम अभी तक यही समझते हैं कि इसका भेदन तो बस एक परंपरा है, एक उत्सव है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से बहुत दूर है। कर्णवेधन संस्कार का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है। हालांकि इसका प्रचलन कम हो गया है, मगर प्राचीन काल में इसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों के कान छिदवाए जाते थे। पुरुष को पूर्ण पुरुषत्व तथा स्त्री को पूर्ण स्त्रीत्व की प्राप्ति हो, इसके लिए कर्णवेध संस्कार किया जाता था। प्राचीन काल में इसकी अत्यधिक महत्ता मानी गई थी। जिस व्यक्ति का कर्णवेधन संस्कार नहीं किया जाता उसे शास्त्रों में श्राद्ध का अधिकारी ही नहीं माना जाता था। बालक के जन्म के 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 या 7 आदि विषम वर्षों में या कुल की रीत परंपरा के अनुसार कर्णवेधन संस्कार संपन्न कराया जाता है। बालिकाओं का कान छिदवाने के साथ साथ नाक भी छिदवाई जाती है। प्रत्येक संस्कार को करने के पीछे एक तर्क है, कारण है, और वह हकाट्य है। कर्णवेध संस्कार को किए जाने के कुछ कारण बताए गए हैं। कर्णछेदन के पीछे प्रमुख धारणा है कि भगवान सूर्य देव समस्त सृष्टि के प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाले देव हैं। सूर्य की किरणें कानों के छिद्र से प्रविष्ट होकर बालक अथवा बालिका को पवित्र करें, तेज बनाए, संपन्न बनाए, इसलिए कानों को छिदवाना आवश्यक बताया गया है। कर्णवेधन के संबंध में दूसरा मत यह है कि प्राचीन काल में अकाल मृत्यु बहुत होती थी, जिसे लोग दानवी शक्ति समझते थे। उनका मानना था कि धातु से दानवी शक्ति दूर हो जाती है। इस कारण वे अपने बच्चों के कान छिदवाकर धातु से बनी कोई वस्तु पहना देते थे। आज भी छोटे बच्चों के पास लोहे का छोटा चाकू रख दिया जाता है या उनके गले में पहना दिया जाता है। माना जाता है कि इससे बुरी नजर से रक्षा होती है।
प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क इतना विकसित नहीं था। वह प्राकृतिक आपदाओं को अपने कुल देवताओं का प्रकोप मानता था और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी दे दिया करता था। अबोध बालक इसके शिकार बहुत होते थे, परंतु शर्त यह होती थी कि जिसकी बलि होनी है उसका अंग भंग नहीं होना चाहिए। अतः माता पिता अपने बच्चों को नरबलि से बचाने के लिए उनके कान छिदवा देते थे, जिससे उन्हें बलि का अपात्र मान लिया जाता था और वह बच्चा बच जाता था। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था और कर्ण वेधन की परंपरा या कर्ण छेदन की परंपरा का भी वर्णों के आधार पर विभाजन किया जाता था। कर्ण वेधन का भी एक पूरा विधान था। जी हाँ, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक कार्य में वर्ण के महत्व को देखा जा सकता था और उसी के अनुरूप ही कार्य संपन्न किए जाते थे। कर्णवेद संस्कार भी वर्ण के अनुसार किया जाता था। ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ण का कर्णवेधन रजत शलाका यानी कि चांदी की सुई से होता था। वहीं क्षत्रिय वर्ण का स्वर्ण शलाका यानी सोने की सुई से और शूद्र वर्ण का लौह शलाका अर्थात लोहे की सुई से कान छेदने का विधान था। इसके लिए सर्वप्रथम शुभ समय में देवताओं का पूजन करने के बाद कर्णवेधन संस्कार सूर्य की किरणों में ही संपन्न करवाया जाता था। कर्णवेधन के लिए एक विशिष्ट मंत्र भी है जिससे शलाका अर्थात सुई को अभिमंत्रित किया जाता था। उसके बाद ही इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। कर्णवेधन मंत्र है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजन्नाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टत्वाम् सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितम् यदायुः। मंत्र से सुई को अभिमंत्रित करने के बाद बालक के पहले दाहिने कान में, इसके पश्चात बाएं कान में छिद्र किया जाता है। बालिका के पहले बाएं कान में, तत्पश्चात दाएं कान में छिद्र किया जाता है। इसी के साथ बाईं नासिका में छेदन करने का विधान है। छिद्र करने के तत्काल पश्चात कानों में रजत की छोटी सी शलाका डालकर, छोटी सी डंडी चांदी की डालकर, हल्दी को तिल के तेल में डालकर मिलाकर कान पर लेप कर दिया जाता था ताकि किए गए छेद बंद न हो जाएं। जो रजत शलाका का प्रयोग नहीं कर पाते थे वो लकड़ी की बारीक सीक को उपयोग में लाया करते थे। इसके 3 दिन बाद बालक बालिका को स्नान कराया जाता था। कहीं कहीं पर यह 3 के स्थान पर 7 दिन बाद भी किया जाता है। इसके पश्चात बालकों को कुंडल तथा बालिकाओं को कर्णाभूषणों के रूप में बालियां और नाक में लौंग धारण करवाई जाती है। मैं आपको कर्णवेधन से जुड़े हुए कुछ लाभ बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। 16 संस्कारों में से कर्णभेदन 9वां संस्कार है। भगवान राम और श्री कृष्ण का भी वैदिक रीति रिवाज से कर्णवेधन हुआ था। ऐसी मान्यता है कर्णवेधन से व्यक्ति बुरी शक्तियों से बचता है और दीर्घायु होता है। इसके अलावा कान छिदवाने वाली जगह पर 1-2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पहला मास्टर सेंसोरियल और दूसरा मास्टर सेरिब्रल। कर्णवेधन के बाद पहनाए जाने वाले कुंडल इत्यादि से हमारी सुनने की क्षमता सही रहती है। आधुनिक एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स के अनुसार टिटनस को दूर रखने के लिए भी कान छिदवाना चाहिए। कान के बीच के हिस्से का संबंध आंखों की रोशनी से भी होता है। एक्यूपंक्चर में इसी बिंदु पर दबाव डाला जाता है जिससे आंखों की रोशनी सही रहती है। इसीलिए इसे उपनयन संस्कार से पहले किया जाता था ताकि गुरुकुल जाने से पहले बच्चे की मेधा शक्ति बढ़ जाए और बच्चा बेहतर ज्ञान अर्जित कर पाए। कानों के दोनों ओर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका संबंध दिमाग से होता है। जब कान छिदवाया जाता है तो कान का ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल दिमाग के विकास के लिए जरूरी है बल्कि याददाश्त बढ़ाने में भी कारगर है। कान छिदवाने से केवल दिमाग का ही विकास नहीं होता बल्कि सुनिए, यह हिस्टीरिया की समस्या को भी दूर रखता है। एक्यूप्रेशर द्वारा ब्रेन की नसों पर जोर पड़ता है जिससे डिप्रेशन, चिंता आदि कई तरीके की दिमागी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए टीचर जी कान पकड़ के ऐसे करते थे।
आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार कान पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होने के कारण इसका दबाव पाचन तंत्र पर पड़ता है और इससे पाचन तंत्र भी सही रहता है। इसके साथ ही कान के बीच की सबसे खास जगह प्रजनन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कर्णवेधन केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की अनियमित मासिक धर्म की समस्या को भी दूर करता है। कान छिदवाने से विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, हाइड्रोसिल और पुरुषों में ज्यादातर देखी जाने वाली हार्निया की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान के अनुसार इससे लकवे से भी बचाव होता है। इसके साथ ही पुरुषों के अंडकोश और वीर्य के संरक्षण में भी कर्णभेद का लाभ मिलता है। हाल ही में एक कोरियाई शोधकर्ता ने दावा किया है कि कान छिदवाने से वजन भी नियंत्रित रहता है। शास्त्रों में सभी जरूरी कामों के लिए खास बातें बताई गई हैं। इन बातों का ध्यान रखने पर स्वास्थ्य लाभ के साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। जैसे सोना, मैं पहनने वाले सोने की बात नहीं कर रहा, नींद वाले सोने की बात कर रहा हूं। सोना भी दैनिक जीवन का बहुत जरूरी अंग है। सोने के संबंध में की गई लापरवाही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। सोते समय सर किस दिशा में रखना चाहिए, पैर किस दिशा में रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नींद का हमारे शरीर से और मस्तिष्क से सीधा संबंध है। हमारे सोने की दिशा भी शरीर और मन पर अच्छा या बुरा असर डाल सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इसके लिए कुछ खास नियम बनाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है शाम के समय, संध्या के समय जब दोनों वक्त मिलते हैं तो सोना नहीं चाहिए। सोते समय पैर दक्षिण की ओर नहीं हो, उत्तर की ओर हो। मैं आपको इनके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य बताता हूं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि दक्षिण अथवा पूर्व दिशा की ओर सर रखकर सोने के लिए क्यों कहा जाता है। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने का आधार विशुद्ध वैज्ञानिक है, जिसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को शताब्दियों पूर्व ही था। दक्षिण या पूर्व की तरफ सिर रखकर सोने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों में चुंबकीय प्रवाह विद्यमान है। उत्तर दिशा की ओर धनात्मक प्रवाह है और दक्षिण दिशा की ओर ऋणात्मक। हमारे सिर का स्थान धनात्मक प्रवाह वाला और पैर का स्थान ऋणात्मक प्रवाह वाला है। यह दिशा बताने वाले चुंबक के समान है। धनात्मक या ऋणात्मक प्रवाह आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए दक्षिण की ओर सिर न रखकर पैरों को रखकर सोया जाए तो शारीरिक ऊर्जा का क्षय हो जाता है और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। जबकि दक्षिण में सिर रखकर सोने से अच्छे प्रभाव सामने आते हैं, क्योंकि सिर में धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह है जबकि पैरों से ऋणात्मक ऊर्जा का निकास होता रहता है। यदि किसी कारण से दक्षिण दिशा में सर रखकर सोना संभव नहीं भी है तो पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर रखकर सो सकते हैं। इस संबंध में मान्यता यह है कि पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है और सूर्य को भगवान माना जाता है। यदि हम पूर्व दिशा में पैर रखकर सोएंगे तो सूर्योदय के समय हमारे पैर सूर्य के सामने रहेंगे, जो कि अशुभ माना जाता है। सूर्य के लिए सम्मान बना रहे, इसके लिए पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात यह है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सोने से शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। वास्तु विज्ञान में पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसे स्वर्ग की दिशा भी कहते हैं। इस दिशा की ओर मुंह करके सोने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक तनाव में कमी आती है। लेकिन सूर्योदय की दिशा होने के कारण इस दिशा में मुंह करके सोने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि आखिर उत्तर दिशा में सर रखकर सोना क्यों हानिकारक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों से हमारे शरीर का विशेष संबंध है और जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हम उस पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति के विपरीत होते हैं।
इस कारण इस चुंबकीय खिंचाव का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और सुबह उठने के समय हमें थकान का आभास होता है। इससे नाड़ी की गति धीमी हो जाती है और शरीर में रक्त प्रवाह तेजी से होने लगता है। इससे लकवा, रक्तस्राव और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वाग्भट जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में लिखा है, उत्तर में सिर करके कभी ना सोए। फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं, उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है, सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे अन्य कामों के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें पढ़ मृत्यु की दिशा है, सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे अन्य कामों के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें पढ़ना लिखना आता है, अभ्यास करना आता है, ध्यान पूजा करना आता है, परंतु नींद के लिए उत्तर पूर्णतया वर्जित है। अब इसके साथ ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सोने का सही तरीका क्या है, किस करवट सोएं? सोने का सबसे उत्तम ढंग है कि हाथ नाभि के पास रखकर प्रसन्न मन से ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सोने से पहले पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे नसों में शिथिलता आती है, जिससे मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। सोने से पहले पूजा करने का वैज्ञानिक कारण ये है कि ऐसा करने से मन और चित्त शांत होते हैं। देखिए, मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बात कहते हैं उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए। सोने के संबंध में हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात और कहते हैं कि कभी बाईं करवट सोना चाहिए। क्यों? इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। देखिए, मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बात कहते हैं उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए, उसे अमल में लाइए, उसका मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है वह तर्क ना जानते हो, वह तर्क से उसे सिद्ध ना कर सके। खासतौर से ये बात युवाओं से कह रहा हूं। हो सकता है उनको उसके वैज्ञानिक कारण नहीं समझ में आए हों, लेकिन जो बातें हैं वो बड़ी सही, बड़ी सटीक सिद्ध होती है और वो हमारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान अपने बड़े बूढ़ों से मिला और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान हम तक पहुंचा है, इसलिए उसे माना कीजिए। अब बाईं तरफ करवट करके सोने का पूरा आधार क्या है? यह स्वर विज्ञान पर आधारित है। बाईं करवट सोने की धारणा स्वर विज्ञान पर आधारित है। हमारी नाक से जो श्वास बाहर निकलती और अंदर आती है उसे स्वर कहते हैं। नाक के बाएं छिद्र से श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया को चंद्र स्वर कहते हैं। इसी तरह दाहिनी ओर का स्वर सूर्य स्वर कहलाता है। अब अगर आप बाईं करवट सोएंगे तो चंद्र स्वर चलेगा, यानी नाक के बाएं छिद्र से सांस आएगी जाएगी, जबकि दाहिनी करवट सोने पर सूर्य स्वर सक्रिय होगा। सूर्य स्वर हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे भी भोजन पचने में मदद मिलती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बाईं करवट सोने को कहा गया है। आज चलते चलते मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं, इसका पालन जरूर कीजिएगा। और वो ये है, रात को भोजन करने के तुरंत बाद कभी मत सोइएगा। खाना खाने के कुछ देर तक हल्का फुल्का पैदल चलना चाहिए, थोड़ी देर वज्रासन में बैठना चाहिए। खाने के करीब 2 घंटे बाद सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सोइए, इससे मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से आलस्य बढ़ जाता है और शरीर में बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए समय से उठ जाया कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति भारत को समझ गया और उसकी परंपराओं को समझ गया तो मैं दावे से कहता हूं उसकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं, चाहे वो भाग्य से जुड़ी हुई हो, शरीर से जुड़ी हुई हो, मन से जुड़ी हुई हो,
तरक्की से जुड़ी हुई हो, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसीलिए भारत के सिद्धांतों में, भारत के शास्त्रों में वह ताकत है कि ये हर घर को शांति दे सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं। इसलिए पूरा जगत जब सुख की खोज में जाता है तो उसे सिर्फ एक जगह दिखती है, भारत। तो सारा जगत ही करता है और हम आप तो रोज ही करते हैं। जरा फिर से बोलिए, भारत माता की जय।